एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जो शुगर है वो क्या है बेसिकली नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। लेकिन फिर भी ये किसके अंदर डिजोल्व हो जाती है? वाटर के अंदर, जो क्या है कंप्लीटली पोलर है। इसके लिए आप रीजन दे सकते हो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मोलरिटी है या मोलरिटी उसमें जो कौन प्रेफर्ड है, दोनों में से मोर कंसंट्रेटेड कौन है। नॉर्मेलिटी को अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल को सोल्व करना पड़ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का क्या रिलेशन है, या मोलरिटी और मोलरिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है। और हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी थी भाई, जिसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड सोल्यूबल होगा, कैसे कोई कंपाउंड इनसोल्यूबल होगा, या फिर किस बेस पर हम बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड है पार्शियल जो है मिसिबल है या पार्शियल सोल्यूबल है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे एक तो स्कूबा डाइविंग मेन है। ठीक है। एक जब भी हम कहीं हाई एल्टीट्यूड या माउंटेन पे जाते हैं तो कौन सा लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, हमारे जो लंग्स फंक्शनिंग करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पर वो काम करते हैं, या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स उनके अंदर जो गैस भरी जाती है किस प्रेशर के ऊपर भरी जाती है और उसका फायदा क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे भाई हम कुछ सोल्यूट और कुछ सोलवेंट जो मोस्ट प्रेफरेबल है हमारे ऑल अराउंड जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और फिर जो मेन था हमारा स्कूबा डाइविंग, उसके अंदर जो है मेन ड्रॉबैक क्या है उसको दूर कैसे किया गया। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सोल्युबिलिटी, इसको हिंदी में बोला जाता है घुलनशीलता, मतलब घुलने की क्षमता। सपोज कीजिए मेरे पास 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैंने सोल्यूट को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है। मेरे पास क्या है 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर मैं कंटिन्यूअसली क्या ऐड करने लग रहा हूँ भाई, सोल्यूट को ऐड करने लग रहा हूँ सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या हुआ, एक ऐसी स्टेज आई जब ये सोल्यूट क्या कर देगा भाई, स्टॉप डिसॉल्विंग, घुलना क्या कर देगा भाई, ये बंद कर देगा। मतलब वो क्या है इसकी सोल्युबिलिटी, कितनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की जा सकती है, वो क्या होती है उसकी सोल्युबिलिटी। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, amount of solute in gram that can be dissolved, मतलब जो घोली जा सकती है, that can be dissolved in 100 gram of solvent to make solution saturated। saturated का मतलब क्या है भाई कि और ज्यादा जो सोल्यूट हो ना घोला जा सके, is called solubility। अब सोल्युबिलिटी अगर यहाँ पे ग्राम में ली अभी तो सीधी सी बात है अभी हम जो सोल्यूट ले रखा है वो सोल्यूट है। अगर मैं सोल्यूट यहाँ पे लिख देता हूँ इन सेंटीमीटर क्यूब, तो सीधी सी बात अभी हम सोल्युबिलिटी चेक करेंगे किसके लिए, गैस के लिए। क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ग्राम में, तो सोल्यूट के लिए सोल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, और अगर मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लिखा इसका मतलब हम गैस की सोल्युबिलिटी चेक करने लग रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है हमारा जिसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे लिक्विड के अंदर मैं सॉलिड को ऐड कर रहा हूँ लगातार, उसको डिसॉल्व करने लग रहा हूँ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेसिकली डिसोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड into liquid is called dissolution। उसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद टर्म आती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। क्या आती है, क्रिस्टलाइजेशन। अब सॉलिड का लिक्विड में ऐड करना क्या है, डिसोल्यूशन। अब जब हम सॉलिड लगातार ऐड करते रहेंगे लिक्विड के अंदर तो एक अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी जिसके ऊपर सॉलिड घुलना बंद कर देगा, मतलब जो सॉलिड है वो सेपरेट होने लगेगा दोबारा से लिक्विड के अंदर से। उस प्रोसेस को बेसिकली हमारा क्या बोला जाता है भाई,
क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है, व्हेन वी ऐड ए सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या कहना सारे अभी कि जब हम कोई सॉलिड मिलाते हैं किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, शुरुआत में वो क्या होता रहेगा, इट कीप डिजोल्विंग, वो लगातार क्या होता रहेगा, अभी उसके अंदर है डिजोल्व होता रहेगा, बट अल्टीमेटली a stage is reached and it stop dissolving। अल्टीमेटली क्या आ जाएगी भाई, एक स्टेज आ जाएगी जहां पर जाकर के वो क्या कर देगा भाई, घुलना बंद कर देगा, एंड सॉलिड पार्टिकल्स स्टार्ट सेपरेटिंग, और जो सॉलिड पार्टिकल है दोबारा से सेपरेट होने लग जाएंगे फ्रॉम लिक्विड, किसे, लिक्विड के अंदर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? या फिर क्या बोल सकता हूं मैं आसान भाषा में, अगर मैं इसको लिखूं छोटी सी लाइन में, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? मतलब लिक्विड के अंदर से सॉलिड का दोबारा से सेपरेट होना, वो क्या कहलाता है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद क्या आता है हमारा सैचुरेटेड पॉइंट। क्या आता है, सैचुरेटेड पॉइंट। इसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त बिंदु। अब भाई जो गांव में रहते हैं या जो देहात से बिलोंग करते हैं, कभी खाना खाने के बाद अगर आपके घर में दादा दादी हैं या बड़े बुजुर्ग हैं तो, और खाना अच्छा स्वादिष्ट बना हुआ है, तो खाना खाने के बाद वो बोलते हैं आत्मा तृप्त होगी भाई। आत्मा तृप्त का मतलब क्या है कि जितनी भूख उसको थी वो अब बिल्कुल शांत हो चुकी है, उससे ज्यादा वो खाना नहीं लेंगे। तो बेसिकली सैचुरेटेड पॉइंट क्या, संतृप्त बिंदु, कि जितना सोल्यूट हम घोल सकते हैं वो घुल चुका है, अब उससे ज्यादा नहीं घुलेगा, अब एक पॉइंट रीच हो गया, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज आवर सैचुरेटेड पॉइंट। तो सैचुरेटेड पॉइंट क्या हुआ, व्हेन नो मोर सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड। जब लिक्विड के अंदर जो अभी हमारा कोई भी सोल्यूट डिजोल्व ना हो, इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट। उसको क्या नाम दिया जाता है हमारा, सैचुरेटेड पॉइंट। या फिर और भी इसकी डेफिनेशन एक और दे सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई, जैसा कि डिसोल्यूशन क्या था हमारा, सॉलिड का लिक्विड में घुलना। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सॉलिड का लिक्विड से सेपरेट होना। मतलब जितना सॉलिड लिक्विड में ऐड हो उतना ही सॉलिड लिक्विड से वापस सेपरेट हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, सैचुरेटेड पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन becomes equal to rate of crystallization, it is called as a saturated point। मतलब मैं क्या लिखूंगा भाई, rate of dissolution is equal to rate of crystallization। ये क्या आता है हमारा, बेसिकली क्या बोलेंगे इसको हम, उसका सैचुरेटेड पॉइंट। क्लियर है? इसके बाद जो भी सॉल्यूशन हमारा बनता है भाई, उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कि मान लिया भाई हमने कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिया और उसको हमने एक दूसरे के अंदर डिसोल्व किया, तो ऐसी क्या पहचान है भाई कि जिसके द्वारा हम पता लगाए कि हाँ ये सॉल्यूशन बना है या नहीं बना। उसके लिए हमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो अगर हम कैटेगराइज कर लेते हैं 4 या 5 पॉइंट, तो उसके बेसिस पर हम बता पाएंगे कि जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, जो भी
रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा बना है वो एक सॉल्यूशन है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर आता है हमारा सब डिवीजन ऑफ पार्टिकल्स। अब इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा भाई, मैं वैसे ही आपको समझा देता हूं। सब डिवीजन ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, कोई भी एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। अगर सॉल्यूट ऐड होते ही पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, सब डिवीजन हो रहा है। क्या रहा है, पार्टिकल्स का सब डिवीजन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, मतलब वो क्या है कि सॉल्यूशन है। दोबारा से समझिए कि जैसे किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं और वो थोरोली उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, यानी सब डिवीजन हो जाता है, तो क्या कहलाता है, सब डिवीजन ऑफ पार्टिकल। ठीक है। अब उस सब डिवीजन के बाद क्या होगा, सपोज कीजिए आप उस सॉल्यूशन को जो है किसी फिल्टर पेपर के अंदर से जो है आप उसकी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो होगा क्या, जब सॉल्वेंट पार्टिकल फिल्टर पेपर के अंदर से जाएंगे तो साथ में सॉल्यूट पार्टिकल भी चले जाएंगे, मतलब उनका क्या हो गया है, सब डिवीजन हो गया है। अब हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अपीयरेंस कि सॉल्यूशन की, बल्कि आप इसको पहला पॉइंट भी लिख सकते हो सबसे ऊपर, कि कोई भी सॉल्यूशन बना है उसको हम सॉल्यूशन तभी बोलते हैं जब वो सॉल्यूशन बिल्कुल क्या हो, क्लियर है, तो दूसरा क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, और स्पेशली वो किस फॉर्म में रहना चाहिए भाई, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डाइल्यूट से किसी दूसरी फॉर्म में चला जाए और हम उसको बोल दें कि भाई ये जो है हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारा और जरूरी है, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट अकर इन ए सॉल्यूशन। अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है भाई, एक प्रकार से हिंदी में बोल सकता हूं मैं, बैठ जाना या जम जाना या प्रेसिपिटेट बन जाना। ठीक है। कि सपोज कीजिए आपने पानी के अंदर चीनी घोल ली और उस सॉल्यूशन को आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि जो चीनी है वो नीचे बैठ जाए, या फिर आपने नमक घोला है नमक नीचे बैठ जाए और ऊपर जो हमारा अकेला पानी रह जाए, या फिर आप उसको अगले दिन पियो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो पानी ऊपर से तो फीका है भाई, नीचे से मीठा है? ऐसा तब तो होगा अगर आपने चीनी को डिजोल्व नहीं किया है, तब तो नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा है, शुगर के ऊपर कम है। लेकिन क्या हो, अगर आपने एक बार जो भी साल्ट है या शुगर उसको अगर डिजोल्व कर दिया अच्छे से, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। अब आप उसको एक दिन के बाद पियो, आप 2 दिन के बाद पियो, उन पार्टिकल्स की क्या नहीं होगी, सेडिमेंटेशन नहीं होगी। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इंपॉर्टेंट यही है, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट अकर इन ए सॉल्यूशन। क्लियर है। फोर्थ आ जाता हमारा होमोजेनिटी, कि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद वो हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सेपरेट दिखाई नहीं देते। मतलब उनके अंदर जो हमारी क्या आ जाती है, होमोजेनिटी आ जाती है। होमो का मतलब क्या है, सेम। होमो का मतलब क्या है, सेम, और जेनिटी का मतलब क्या है, एक प्रकार से कंपोजिशन। तो देखने में हमें क्या दिखते हैं भाई, एक जैसे दिखते हैं। जैसे पानी में अगर आपने चीनी घोली है तो क्या चीनी घुलने के बाद दिखाई देती है? पानी में आपने नमक घोला है, घुलने के बाद दिखाई नहीं देता। तो बेसिकली हुआ क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर भाई हमारी क्या आ गई है, होमोजेनिटी आ गई है। फिर नो डेफिनेट कंपोजिशन, कि जो भी सॉल्यूशन हमारा बनता है भाई उसके अंदर डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक फिक्स रेशियो, एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स क्वांटिटी, ये चीज होनी चाहिए। कि जैसे अगर बात करें CO2 की, तो हमें पता है कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का जो है 16, 2 एटम है तो 24, ऐसे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब हमें पता है भाई अगर CO2 बनेगी ना तो रेशियो उसकी क्या होनी चाहिए, 3:8 होनी चाहिए।
लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि अगर मान लिया आपने मीठा पानी करना है तो क्या उसमें कंपलसरी है कि भी 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच ही आप चीनी डाल सकते हो, 1 गिलास पानी के अंदर आप 2 चम्मच चीनी की डाल सकते हो, या 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 चम्मच जो है नमक की डिजोल्व कर सकते हो? नहीं, कोई भी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है। जिसका जैसा टेस्ट है उस हिसाब से आप उसका जो है कंपोजिशन कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्या है, जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसकी क्या नहीं होती भाई, कोई भी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती है। आप किसी भी रेशो में आपके मन मुताबिक जो है आप उसके अंदर उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 6th पॉइंट आता हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट, कि हम जो है सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी का भी जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी का पता लगाने के लिए हमारा इसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट। इसका पता लगाने के लिए फार्मूला है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सोल्यूट जिस पॉइंट के ऊपर जाकर के घुलना बंद कर दे, मतलब वहां तक कितना सोल्यूट हमने ऐड कर दिया है, डिवाइड बाय कितना वेट हमने सॉल्वेंट का लिया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना जो वेट है सॉल्वेंट का उसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो बेसिकली ये क्या निकाल सकते हैं भाई, हमारा जो सोल्युबिलिटी है सोल्यूट की, उसका जो हम आसानी से जो है पता लगा सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर था भाई हमारा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, कि लिक्विड इन लिक्विड के हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे भाई। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो 3 टाइप के थे भाई हमारे, कौन कौन से, कंप्लीटली मिसिबल, सेकंड थे हमारे कंप्लीटली इमिसिबल, और थर्ड था भाई हमारा पार्शियली मिसिबल, ठीक है। ये टॉपिक जो आपका यहाँ पर भी आता है तो आप दोबारा से देख लेंगे, या पहले मैं आपको ये समझा चुका हूँ भाई। ये फॉलो करते हैं हमारा रूल कौन सा, लाइक डिजोल्व्स लाइक का, जो पोलर है वो पोलर के अंदर घुलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर घुलेगा, ठीक है। कंप्लीटली मिसिबल, पोलर को आप नॉन पोलर में डाल दो, नॉन पोलर को पोलर में डाल दो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि जो शुगर है वो क्या है बेसिकली नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर। लेकिन फिर भी ये किसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, वाटर के अंदर, जो क्या है कंप्लीटली पोलर है। इसके लिए आप रीजन दे सकते हो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पार्शियली मिसिबल में भाई जिसमें ना कंप्लीट पोलर हो ना कंप्लीट नॉन पोलर हो तो पार्शियली मिसिबल हो जाती है। इसका एग्जांपल हमने दिया था भाई, जो ईथर है वो वाटर के अंदर जो है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हमारा डिसॉल्व करता है। पार्शियली मिसिबल के लिए मैंने बता दिया था, अगर सोल्यूट 1 से 10 ग्राम हो जाता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है पार्शियली मिसिबल। अगर 1 ग्राम से कम जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या हो जाता है हमारा कंप्लीटली मिसिबल। और ग्रेटर देन 10 ग्राम सोल्यूट अगर डिसॉल्व हो जाता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या था हमारा कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके अंदर हमारे कुछ सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन आते हैं, कि हम उसमें देखेंगे भाई कि जो हमारा सोल्यूट अगर हम एक टाइप का ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूट लेते हैं, तो उसके लिए हमें कैसा जो सॉल्वेंट है वो चूज करना पड़ेगा। उसको डिसॉल्व करने के लिए हमने किस टाइप का सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो इसमें भाई हम एक टेबल बना लेते हैं। इस तरफ मैं लिख देता हूं सोल्यूट का नाम, और इस तरफ लिख लेंगे हम उसके लिए भाई हम किस टाइप का जो सोल्यूट है वो हमें चूज करेंगे। सबसे पहला जो सोल्यूट है भाई वो ले लेते हैं हम क्लोरोफिल। मान लिया आपका एग्जांपल दे दिया भाई कि क्लोरोफिल सोल्यूट हमारे पास, बताओ आप किस टाइप का जो सॉल्वेंट है वो यूज करोगे इसके डिसॉल्व करने के लिए, या फिर कौन कौन सा सॉल्वेंट जो आप यूज कर सकते हो क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए मोस्टली 2 ही जो सॉल्वेंट वो यूज होते हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए। एक तो हमारा एसीटोन होता है और दूसरा
दूसरा होता है हमारा एल्कोहल। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे फैट। अगर आपको फैट को डिसॉल्व करना है तो आप किस टाइप के सॉल्वेंट का यूज करोगे? तो इसके लिए भी बेसिकली एक तो हमारा क्या होगा, ऑयल हो गया, बेंजीन हो गया, नॉन पोलर है भाई जैसे C6H6, और हमारा जो है भाई कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली CS2। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा ग्रीस। जैसा कि आपको पता भी एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो नॉन पोलर ही सॉल्वेंट चलेगा भाई हमारा, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया भाई, ठीक है, पेट्रोल हो गया भाई हमारा, पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, और बेंजीन हो गई, और कार्बन डाइसल्फाइड हो गई। उसके बाद भाई हमारा फोर्थ है आयोडीन। जैसा कि भाई आयोडीन को हम डिसॉल्व कर सकते हैं अल्कोहल के अंदर भी, और क्लोरोफॉर्म जिसे हम शो करते हैं CaCl3 के द्वारा, इसके द्वारा भी। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा नेफ्थलीन। क्या आता है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है हमारा एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो नॉन पोलर के लिए जो सॉल्वेंट वो भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा भाई, एक प्रकार से बेंजीन का यूज कर सकते हैं भाई, CaCl3, क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज कर सकते हैं, एसीटोन का यूज कर सकते हैं, etc। ठीक है। इसी प्रकार से अगर भाई हम ले लेते हैं हमारा सॉल्यूट फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए बेसिकली हम यूज कर सकते हैं भाई अगेन बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। उसके बाद भाई सल्फर मान लिया हम सॉल्यूट ले लेते हैं, तो सल्फर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और वही एक प्रकार से जाइलिन। जाइलिन क्या होता है हमारा, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है। तो उसके बाद एट्थ आता है हमारा सल्फर, नहीं वैक्स, सल्फर तो हो गया ना। उसके बाद आता है हमारा वैक्स। वैक्स अगेन एक नॉन पोलर सॉल्यूट है भाई, तो अगेन इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, बेंजीन का यूज कर सकते हैं, टरपेंटीन। तो इस प्रकार से जो है भाई हम ये हमारे जो है अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूट सॉल्वेंट्स जो हम मोस्ट वाइडली जो है यूज कर सकते हैं भाई इनको डिसॉल्व करने के लिए। उसके बाद भाई सॉल्यूशन कई बार बोल भी दिया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है भाई, जलीय। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जलीय। या फिर आप ये ऐसे भी बोल सकते हो जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्रेटर हो सॉल्यूट के अमाउंट से बहुत ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा हो सॉल्वेंट से, उसको क्या बोला जाता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो भाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच small quantity of solute is present as compared to solvent at a particular temperature। और अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हो, सॉल्यूशन which contain higher proportion of a solute compared to it can dissolve in its solution, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही हुई, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया शायद लाइट का, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन था इसका स्कूबा डाइविंग वगैरह वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आप जो है चैनल के ज्वाइन मेंबरशिप बटन सब्सक्राइब के साइड में आपने देखा होगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और जो है एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन सकते हो चैनल के। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।